Welcome back, dear students, in the session of question series of thermodynamics. This one is the third part, and in this session we will discuss the previous year questions related to terminology used in thermodynamics as well as previous year questions related to first law of thermodynamics. Question is here, differentiate between isothermal and isochoric processes. आपको आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, आपके पास आइसोथर्मल मींस आइसो एंड थर्मल। आइसो का मतलब आपके पास क्या होता है, सेम। थर्मल वर्ड्स का मतलब होता है थर्मल रिलेटेड टू हीट। सेम केस जो आइसो वर्ड है, हियर अगेन सेम। एंड कोरिक वर्ड रिलेटेड होता है आपके पास वॉल्यूम से। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट, वी कैन से टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और सेकंड केस जब आप क्या करते हो, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे जब आपके पास क्या गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है। आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या कहेंगे, द process which is carried out at constant temperature। यदि कोई प्रोसेस आपके पास कहां पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, यदि हम क्या कहते हैं कि आपके पास कोई गैस गिवन है, एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कहा कि इसमें मैंने गैस को फिल किया हुआ है, दिस इज द गैस। ओके, यदि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसके ऊपर प्रेशर लगाती हूँ और कंप्रेस करती हूँ इसको। ठीक है, प्रेशर लगा के मैं गैस को कंप्रेस करती हूँ। मेरा तरीका क्या है कंप्रेस करने का, मैं उसको सडनली कंप्रेस करना चाह रही हूँ। ठीक है, यदि मैं सडनली कंप्रेस करती हूँ तो उस केस में आपके पास क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होती है। सेकंड केस, मैंने कंप्रेशन ही किया है, मैंने सेकंड केस में भी क्या किया है, गैस को कंप्रेस करना चाहा है, लेकिन किया कैसे है, प्रोसेस आपके पास है स्लो धीरे है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, हीट प्रोड्यूस इज रिमूव्ड एट वंस। हीट प्रोड्यूस इज रिमूव्ड एट वंस। ठीक है, आप धीरे धीरे करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि यहाँ यदि हीट प्रोड्यूस हुई थी, सडनली जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो कैसे मेंटेन की जा रही है, यदि वो धीरे धीरे साइड से निकल जाती है, इट मीन्स आपने क्या कर लिया है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या कहा, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम आपके पास सेम रहती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिस्टम आइसोकोरिक है। प्रोसेस विच इन विच वॉल्यूम of the gas remains constant। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहने से प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि यदि आपके पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस फिल है। यदि मुझे क्या करना है, यदि आप क्या करते हो, इसको वॉल्यूम को मेंटेन कर रखने के लिए इस पिस्टन के ऊपर क्या रख देते हो, कुछ वेट रख देते हो। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, आपने वॉल्यूम को कर दिया है यहाँ पर कांस्टेंट। वॉल्यूम डेल चेंज क्या हो गया, चेंज इन डेल वी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जैसे आप वेट लगाते हो तो वेट लगाने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस सिंपल है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास MDU 2018 और IGU 2018 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस सिस्टम। आपको क्या बताना है कि गिवन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम आपके पास होमोजीनियस है और कौन सा हिट्रोजीनियस है।
विद रीजंस बताना है आपको। फर्स्ट वन दिया है आपके पास सिस्टम कंटेनिंग ए लिक्विड एंड इट्स वेपर्स। ठीक है, एक सिस्टम है, लाइक आपके पास ये कोई सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम कैसा होगा, आपके पास क्लोज होगा तभी उसके वेपर्स होंगे। तो आपके पास क्या है, ये गिवन लिक्विड है और लिक्विड के अंदर ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, वेपर्स हैं, वेपर्स। ओके, तो देखिए इस केस में यदि हमसे पूछा जाता है कि सिस्टम आपका पास कैसा है, तो सिस्टम आपके पास होगा हिट्रोजीनियस। ये कैसा सिस्टम होगा आपके पास, हिट्रोजीनियस रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आप देख सकते हो कि आपके पास क्या, वेपर्स का अपना एक फेस है और लिक्विड का अपना एक फेस है। इट मींस ये क्या है, आपके पास हिट्रोजीनियस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड केस क्या है आपके पास, सेकंड केस में आपसे पूछा जाता है कि क्या है, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। सेकंड वन इज ए मिक्सचर है दो और मोर सॉलिड्स का। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि मैं बात कहूं कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज इस केस में है, या तो आपका सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस, और पॉसिबिलिटी सेकंड ये भी है कि आपका सिस्टम क्या हो, हिट्रोजीनियस हो। ठीक है, यदि मैं बात करूं सॉलिड के केस में, तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड के एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यदि इस केस में देखा जाए तो होमोजीनियस कब रहेगा, यदि इसके, यदि सपोज कीजिए कि ये किसी एक ए एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये किसी बी एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट है, यदि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट किसी एक दूसरे की पोजीशंस ले लेते हैं। ठीक है, यदि बी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कर ले, ए की पोजीशन ले ले, तो आपके पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। ठीक है, सिस्टम कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रांजिशन मेटल्स के केस में देखते थे कि एलॉयज, एलॉयज क्या होती है आपके पास, जो मिश्र धातुएं होती हैं, जिसके अंदर सपोज कीजिए आयरन और कॉपर की एक क्या है, एलॉय है। तो उस केस में क्या है कि कॉपर के साइज और आयरन के साइज इक्वल होने की वजह से कॉपर क्या कर सकता था, आयरन की जो स्पेस, खाली स्पेस है उसके अंदर अपने जो एटम्स है उनको फिक्स करा के एलॉयज की फॉर्मेशन कर सकता था। तो अब जो सिस्टम बना वो होमोजीनियस है, वो यूनिफॉर्म बनेगा। ओके, सेकंड केस आपके पास क्या है, हिट्रोजीनियस है। तो हिट्रोजीनियस के केस में आपके पास कब पॉसिबिलिटी है कि सपोज कीजिए कि आपके पास किसी एक एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये गिवन थे और अब दूसरे एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ ये हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आपके पास जो सिस्टम बनेगा जिसमें आपके पास लेयर अलग अलग फॉर्म हो जाए, तो वो हिट्रोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं कि आपके पास एक चॉक पाउडर है, दिस इज अ चॉक पाउडर। ठीक है, दिस इज अ चॉक पाउडर। और सेकंड वन आपके पास यदि टर्मरिक पाउडर है, टर्मेरिक पाउडर है, बोथ आर सॉलिड्स। इन दोनों का यदि सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, आपके पास हिट्रोजीनियस रहेगा। ठीक है, थर्ड केस आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। थर्ड केस क्या है आपके पास, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होते हैं आपके पास, हमेशा ही होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्मली गैसेस जो है वो क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है। कि सपोज कीजिए आपके पास ये एयर है, तो एयर के अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग गैसेस के जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, वहां कोई लेयर नहीं होती है, दैट्स वाई आप क्या बोलते हो कि आपके पास एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो जो भी गैसेस होंगी वो कैसा मिक्सचर बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। सॉलिड जो होते हैं वो होमोजीनियस एज वेल एज हिट्रोजीनियस जो है कंपोजिशन फॉर्म कर सकते हैं, और जो लिक्विड्स होते हैं वो भी हिट्रोजीनियस और वी कैन से होमोजीनियस भी फॉर्म कर सकते हैं। यदि आपके पास क्या है, टू लिक्विड्स यदि मिसिबल है तो वो क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। यदि वो मिसिबल नहीं है तो वो क्या बनाएंगे, हिट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन एंड हीलियम, टू गैसेस गिवन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम अंडरगो हीटिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्वेश्चन एमडीयू 2017 के अंदर पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनको यदि एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर देखा जाए। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब DQ, चेंज इन हीट क्या है आपके पास, जीरो है। जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो उस टाइम वो कैसा इफेक्ट दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि वो कैसा इफेक्ट दिखाती है, हीलियम और
हाइड्रोजन गैसेज हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, गर्म इफेक्ट दिखाती है बजाय दूसरी गैसेज के। तो देखिए जो मोस्टली गैसेज होती है, मोस्ट ऑफ द गैसेज यदि हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं उनको, ठीक है, जब उनका जब वो अपने इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या होते हैं, ब्लो होते हैं, ठीक है, बिलो देयर इन्वर्जन टेम्परेचर, तो क्या दिखाती है, कूलिंग इफेक्ट दिखाती है, ठीक है, क्योंकि उनके केस में आपके पास म्यू की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है, म्यू इज द इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, नाउ सेकंड थिंग्स यहाँ क्या है, जब हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं आपके पास, ये हीटिंग इफेक्ट दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, हीटिंग इफेक्ट दिखा रही है। इसका रीजन ये है कि इनके जो इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है, इन्वर्जन टेम्परेचर जब हम इनका देखते हैं, इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर आप देखते हैं वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज वेरी लो। तो ये क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट की बजाय क्या दिखाने लग जाती है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, क्या दिखाएंगी, हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू वेरी लो इन्वर्जन टेम्परेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट वन इज हियर, डिफाइन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद रीजंस। फर्स्ट वन इज वाटर कैप्ट इन एन ओपन वेसल्स, देन सेकंड वन इज वाटर कैप्ट इन एन इंसुलेटेड वेसल, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन बिटवीन मार्बल एंड HCl इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क विद हैविंग ग्लास कॉर्क, ठीक है, ग्लास कॉर्क उसके ऊपर लगी हुई है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किसको, हम डिस्कस करेंगे कि ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर एनर्जी प्लस जो आपके पास मैटर होता है, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाए आपके पास, एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज between, we can say exchange between system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर यदि आपके पास क्या हो जाते हैं, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, दैट इज द ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम वो होगा जिसके अंदर आपके पास एनर्जी तो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन जो मैटर है, ठीक है, वी कैन से यहाँ पर जो आपके पास मैटर रहेगा, ठीक है, आपके पास जो मैटर है दैट कांट बी एक्सचेंज्ड, मैटर जो है वो यहाँ एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है प्लस जो मैटर है, एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर हमने क्या रखा है, यहाँ आपके पास कोई लिक्विड गिवन है, सिस्टम आपका खुला है, ओपन सिस्टम है, तो यदि हम इसको हीट करेंगे तो हीटिंग से क्या होता है, मैटर भी और एनर्जी भी दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर जैसे ही हम उसको हीट करते हैं लिक्विड को, तो आपके पास मैटर तो क्या होगा, वेपोराइज होगा और अगेन बैक वही सिस्टम में वापस आ जाएगा, लेकिन जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है आपके पास, वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन इंसुलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर से आपके पास ना ही तो क्या मैटर और ना ही एनर्जी जो है एक्सचेंज हो सकती है। ओके, इसी के बिहाफ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे कि वाटर कैप्ट इन एन ओल्ड ओपन वेसल, ओपन सिस्टम के अंदर देखो हमने क्या कहा है, ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो ओपन सिस्टम के अंदर यदि हम देखें तो क्या है, जो आपके पास सिस्टम है उसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, तो ये सिस्टम कैसा हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास ओपन सिस्टम, दिस वन इज ओपन सिस्टम। इसमें इसने क्वेश्चन से आपसे पूछा था कि आइडेंटिफाई करें आप कि सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है। तो यहाँ क्या हुआ है आपके पास, यदि हमने उसको ओपन ले लिया है तो यहाँ एनर्जी प्लस मैटर दोनों का ही क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाटर कैप्ट इन एन इंसुलेटेड सिस्टम, तो जब इंसुलेशन हम कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यदि आपने उसको क्या कर दिया है, इंसुलेट कर दिया है, इंसुलेट करने से एनर्जी और मैटर
एनर्जी प्लस मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। थर्ड वन इज रिएक्शन बिटवीन मार्बल एंड HCl। ठीक है, मार्बल और HCl दोनों रिएक्शन कर रहे हैं इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क विद हैविंग ग्लास कोर्क। इस तरह से आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क गिवन है और उसके अंदर आपने HCl प्लस क्या लिया है, मार्बल लिया है और इसके ऊपर कॉर्क लगाई है। तो देखिए जो मैटर है वो तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी जो है वो क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। आपके पास जो बीकर जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो गर्म होती है। ठीक है, बाहर से जब आप इसको टच करते हो इट मीन्स यहाँ एनर्जी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये सिस्टम आपके पास हुआ क्लोज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिविंग इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है इसकी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा क्या होता है, कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं, वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन MDU 2018, 16, 15, 14 एंड 19 5 टाइम्स आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशंस, या आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने क्या कहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट थिंग कि आपके पास जो भी टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फर्स्ट जो आप इसने पॉइंट बोला है दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। देन जब भी आप क्या करते हो, डेफिनेट अमाउंट में कोई एनर्जी लगाकर, ठीक है, डेफिनेट अमाउंट में कोई भी एनर्जी जो है एक फॉर्म में यदि डिसअपियर होती है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अनदर फॉर्म्स अपीयर्स। एक फॉर्म की एनर्जी यदि डिसअपियर होते हैं, कितनी भी अमाउंट में एनर्जी हो, यदि वो एक फॉर्म में डिसअपियर हो रही है तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में आपको दिखेगी, अपीयर होगी। ठीक है, थर्ड वन इज ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई ऐसी मशीन बना सको जो 100% एनर्जी को 100% वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मशीन विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी का क्या होगा, कंज्यूम हो जाता है सराउंडिंग में। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट इसमें आप ये भी इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो बाय दिस डेफिनेशन दैट इफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, यदि कोई हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है किसी अमाउंट में तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन। ठीक है, जी जो हीट आपके पास अब्जॉर्ब होती है वो उससे आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट अमाउंट में वर्क ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसने बोला एनर्जी यूनिवर्स की क्या होती है, आपके पास कांस्टेंट होती है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट जो इसने आपसे पूछा है वो क्या है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दीजिए। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यदि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, यदि आपने कोई सिस्टम कंसीडर किया है, सपोज यू हैव कंसीडर अ सिस्टम लाइक दिस, कि आपके पास कोई सिस्टम है। ओके, सिस्टम के अंदर आपके पास E अमाउंट में एनर्जी गिवन है, दैट इज इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। यदि आप उसको क्या देते हैं, Q हीट प्रोवाइड करवाते हो, Q अमाउंट में हीट देते हो, आपने सपोज कीजिए सिस्टम को हीट किया तो आपने उसको क्या किया है, Q अमाउंट में हीट प्रोवाइड करा दी है। तो उस टाइम क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यदि हीट एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के अंदर तो इट मीन्स वो एनर्जी, वो क्या अब क्या आ जाता है आपके पास, एनर्जी प्लस E1 प्लस Q। ठीक है, Q अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की है। नाउ अगेन जो अमाउंट जो भी अमाउंट उसने हीट का एब्जॉर्ब किया है उससे क्या होगा, आपके पास वर्क डन होगा, दैट इज अ W। हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो आपके पास क्या होगा, हम बोलेंगे कि आपके पास इस तरह से क्या हो गया है, एनर्जी E1 थी, Q अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की, W वर्क डन किया, तो अब क्या हुआ, एनर्जी के अंदर चेंज हुआ, दैट इज आप उसको क्या बोलोगे, E2। Thus we can write here that E2 is equal to क्या हो गया आपके पास, E1 जो था वो क्या हो जाता, E2 is equal to E1 plus Q plus W। ओके, यदि आप यहाँ चेंज इन एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E2 minus E1 is equal to Q plus W। और we can say आपके पास क्या फॉर्मुलेशन आती है, फॉर्मुलेशन आपके पास आती है चेंज इन एनर्जी is equal to Q plus W।
चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस जो है W। यहाँ पर आपके पास डेल E क्या है, चेंज इन एनर्जी, Q क्या है आपके पास, हीट एब्जॉर्ब, W इज द वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम। नाउ देखिए, तो आप क्या बोल सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडिड टू द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल ई और डेल यू जो है एक ही चीज होता है, या आप इसको लिख सकते हो डेल यू। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडिड टू द सिस्टम दैट इज क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, नाउ देखिए वर्क डन जो है उसके अकॉर्डिंग आपके पास हम डिफाइन कर सकते हैं, यदि W आपके पास क्या आया है, नेगेटिव आया है, या W पॉजिटिव आया है। इससे हम क्या बता पाएंगे कि W नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क किसने किया है, सिस्टम ने किया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया हो तो पॉजिटिव आती है W की वैल्यू, और यदि सिस्टम ने सराउंडिंग पर क्या किया हो, वर्क किया हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और देखिए यदि आपके पास सिस्टम क्या हो, ये था आपके पास ओपन क्लोज सिस्टम था। यदि आपके पास सिस्टम कैसा हो, यदि आपके पास सिस्टम साइक्लिक हो, तो साइक्लिक सिस्टम के अंदर देखिए, यदि साइक्लिक सिस्टम है, सपोज कीजिए आपके पास ये साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लिक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो क्या होता है, डेल ई जो आता है, या आप कह सकते हो डेल यू, वो कितना आता है आपके पास, 0 का आता है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में आपके पास डेल ई जो इस इक्वेशन के अंदर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल ई तो आपके पास क्या हो गया है, 0 हो गया है, दिस वन इज द 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो उस केस में हीट इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास W के साइंस कि W पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। ठीक है, और ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आप ये बताते हो कि चेंज इन एनर्जी क्या होती है आपके पास, हीट acquired by the system, heat, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी काउंट करनी है ऑफ ए सिस्टम इफ इट लूजेस 200 किलोग्राम ऑफ हीट एंड हैज 350 आपके पास क्या दे रखा है, वर्क डन ऑन इट। तो देखिए दिस वन इज नॉट किलोग्राम, दिस इज किलो जूल। ठीक है, दिस इज किलो जूल, हीट किलो जूल्स के अंदर होती है। तो देखिए आपके पास गिवन क्या है, सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट वन आपके पास क्या गिवन है, हीट गिवन है। हीट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से, वो क्या है होती है आपके पास, यहाँ कितनी गिवन है, 200 किलो जूल। ठीक है, सेकंड केस आपके पास दिया है हैज 350 किलो जूल ऑफ वर्क डन, मींस आपके पास दिया है वर्क डन। ठीक है, इतनी हीट थी और उसने जो वर्क डन किया दैट इज W, वो कितना किया है, 350 किलो जूल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल ई बोल सकते हो या डेल यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने प्रीवियस इस क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज Q प्लस W। अब आपको डेली की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, दैट इज ये आपको निकालनी, जिसको हमने x मान लिया हो। ठीक है, तो Q की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 200 किलो जूल। नाउ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है, कितना वर्क डन है, 350 किलो जूल। बात यहाँ जो देखने की है वो क्या है कि इसने क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि इट लूजेस 200 किलो जूल। ठीक है, लूज की है हीट, यदि हीट सिस्टम से हीट, यदि हीट जो है सिस्टम से लूज होती है, रिमूव होती है, तो साइन आपके पास नेगेटिव आता है। और हीट यदि एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बाय द सिस्टम, तो आपके पास साइन आता है पॉजिटिव। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि हमने बताया था कि W के लिए भी हम साइन यूज करते हैं। W के लिए साइन होता है एक पॉजिटिव और एक W के साइन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव साइन कब है, जब आपके पास क्या है, सराउंडिंग ने सिस्टम पर काम किया, सराउंडिंग वर्क्स ऑन सिस्टम, और यदि सिस्टम काम करने लगे सराउंडिंग के ऊपर तो W की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, उसने हीट को क्या किया है, लूज किया है। इट मींस यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ
जो वैल्यू आती है हीट की, वो क्या आती है आपके पास, हीट की वैल्यू यहाँ पर आएगी नेगेटिव, दैट इज दिस वन इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव। फाइनल यदि आप क्या देखो, फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर विल बी 350 माइनस 200, दैट इज 150 किलो जूल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है कि वेदर हीट जो है जो हुई है या लूज हुई है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सराउंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो 2016 के अंदर पूछा गया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, ठीक है, कि कोई भी दो सिस्टम्स है, यदि वो किसी थर्ड सिस्टम्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे की भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सपोज कीजिए जो ये एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया है कि आपके पास कोई तीन सिस्टम है, ए बी एंड सी। ओके, तो सपोज फर्स्ट मैं क्या कहती हूँ कि जो ए सिस्टम है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, वो किसी सी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऐसे ही जो बी सिस्टम है वो भी किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी सिस्टम के साथ। मतलब ये जो दोनों सिस्टम है ए और बी, ये दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ए और बी भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, या आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि थ्री और मोर सिस्टम्स आर केप्ट इन थर्मल कॉन्टैक्ट बाय मींस ऑफ डाइथर्मल वॉल्स। कि यदि दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को, थ्री और मोर सिस्टम्स जो है उनको आप क्या करते हो, कॉन्टैक्ट में रखते हो बाय डाइथर्मल वॉल्स के थ्रू, एंड ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टुगेदर। सभी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन एनी टू सिस्टम कैन बी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो कोई भी दो सिस्टम एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये था आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी दो सिस्टम यदि किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम।